बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इनकलाब का नाम लेने वाले आए और चले गए, हुकूमतें बदली, मगर कौम के हालात नहीं बदले। हमारे बच्चे नौजवान डिग्रियां हाथ में लेके आहोजारी करते हुए सड़कों पर नजर आते हैं। उनके लिए जॉब्स नहीं है और अलल्ले तलल्ले करने के लिए अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। पेट्रोल जो है वो पकड़ाई नहीं दे रहा। पूरी दुनिया में जो रेट्स हैं रिड्यूस होते हैं तो यहां बढ़ा दिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। बिजली है कि ऐसे लगता है कि ये बजाय इसके कि ये खुद पैदा कर रहे हैं, ये कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट भी ऐसी कि हम जो है बिजली के बिल देते देते अवाम जो है वो बेहाल हो चुकी। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? हमने कल मोहसिन नकवी साहब की छोटी सी एक स्पीच का एक टुकड़ा मैंने सुना। वो किसको इंदिया दे रहे हैं, किस निज़ाम की बात कर रहे हैं जिसकी वो खुद पैदावार हैं। अब जो उस निज़ाम की खुद पैदावार हो वो कैसे हालात बदलेगा? या तो ये हमें समझ आती कि मिलके हालात बदल रहे हैं, हमने आइन में ये तब्दीलियां की हैं, कुछ समझ नहीं आई। ये भी समझ नहीं आया कि किसको धमका रहे थे या किसके हक में बात कर रहे थे। ये भी समझ नहीं आया कि किसकी हुकूमत जा रही है और कौन आ रहा है। तो अब ये बातें समझने के लिए, चूंकि मैं थोड़ा तालिब इल्म हूँ सियासत का भी और सहाफ़त का भी, तो मेरा हर वक्त खोज लगी रहती है कि कौन रेलेवेंट शख्सियत होगी जो मुझे प्रॉपर आवाम के लिए कुछ गाइडेंस या बता सकेगी मालूमात। तो मेरा ध्यान जमात इस्लामी की तरफ गया, क्योंकि जमात इस्लामी ने जो है वो 7 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो है वो सड़कें बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने बिजली जब महंगी हुई तो उस वक्त भी ये जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं उनके ऊपर एहतजाज किया। कुछ कारखाने बंद हुए, एहतसाब की बात हुई, कहाँ तक पहुंची उस पर भी बात करेंगे। और जो अब एहतजाज होने जा रहा है इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्या किसी के इशारे पे ये एहतजाज शुरू हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा। मेरे साथ इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी, अमीर जमात इस्लामी लाहौर तशरीफ़ फरमाएँ। इनको हम प्रोग्राम में आज वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अंसारी साहब, एक तो हमें यह बताएं कि बाकी बातें बाद में करेंगे, ये जो आपने एहतजाज का ऐलान किया है इसके जरा अगराज़ो मकासद तो पहले बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये पेट्रोल की कीमतें मुसलसल इसमें इजाफ़ा हो रहा है और बग़ैर किसी तौजीह के ये इजाफ़ा करते हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तब भी यहाँ पर इजाफ़ा हो रहा होता है। और ये हालिया जो अमेरिका और ईरान की जंग हुई है इसको बहाना बनाकर हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें बहुत तेज़ी के साथ अप की हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि देखिए, ये जो अमेरिका और ईरान की जंग है इससे जितने मुतासिर इंडिया हुआ है और बांग्लादेश हुआ है उतना ही मुतासिर पाकिस्तान भी हुआ है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश में जो कीमतों में इजाफा हुआ है और फिर इजाफा होने के बाद जैसे ही जंग ख़त्म हुई है वो इजाफा वापस ले लिया गया। अच्छा, पाकिस्तान की में सूरत हाल ये है कि जो चीज़ों का इजाफा कर दिया जाता है, जो कीमत बढ़ जाती हैं, और पेट्रोलियम में एक ऐसी मसनूआत में शामिल हैं कि जिसकी कीमत अगर एक दफ़ा बढ़ जाए तो उसके असरात सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट पर होते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद जो है वो दीगर अशिया जो हैं वो भी महंगी होना शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की और डिस्ट्रिक्ट की जो मैनेजमेंट है उसकी ये सलाहियत और कैपेसिटी नहीं है कि कीमतों को बरकरार रखने में और जो माफियाज हैं उनको कंट्रोल करने में कोई किरदार अदा कर सके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जब IPPs का मामला था
और जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक कैंपेन उठाई और लोगों को ये बावर कराया कि हुकूमती खजाने से ऐसी हम इन कारखानों को, IPPs को वो कीमत दे रहे हैं जो हम बिजली इनसे वसूल ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक। और ये इससे पहले IPPs के बारे में किसी को इल्म नहीं था, जो कि बिजली बन भी नहीं रही और जितनी के अवाम का खून चूसा जा रहा है, अवाम का खून चूसा जा रहा है अवाम के खजाने से। ये खजाना जो है ये बुनियादी तौर पर हुकूमत का खजाना नहीं, ये अवाम का खजाना है। और अवाम के खजाने से जब नाजायज तौर पर हुकूमतें अपने लोगों को नवाजने के लिए इस तरह के इक़दाम करती हैं तो उस पर तो आवाज उठानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। और जमात इस्लामी ने बर वक्त इस पर आवाज उठाई और इस पर फिर अज खुद, आपको याद होगा कि अज खुद 5 IPPs ने एहतजाज के दौरान ही उन्होंने अपने जो मुआहदे थे उनको रिव्यू करने की ख्वाहिश का इजहार किया और फिर उस पर कुछ हुए भी, उससे कीमत जो है वो कुछ स्टेबल भी हुई। लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि देखें इस वक्त पोजीशन ये है कि हम एक साल में 13,397 अरब रुपए IPPs को अदा कर रहे हैं, जबकि हम उनसे बिजली कितनी खरीद रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6,121 अरब रुपए की बनती है। यानी आप देखें दुगने से भी ज्यादा, डबल फिगर से भी ज्यादा हम अदा कर रहे हैं। तो भाई ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो ऐसा कारोबार और हुकूमत के बिहाफ पर, एक तो ये ना कि पर्सनल मियां नवाज शरीफ साहब का या अपना जरदारी साहब का या इमरान खान साहब का अपना ज़ाती कारोबार हो तो उसमें जो चाहे मुआहदे करें वो, लेकिन जब अवाम के खजाने के आप कस्टोडियन हैं तो अवाम के मुफाद के मुताबिक ही आपने मुआहदे करने। सर ये मुल्क को क्या जाती कारोबार से कम समझते हैं? ये तो समझते ही है मलकियत है अपनी। देखिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें ना, अभी तो हालिया आप अभी तस्करा भी कर रहे थे कि हमारे मुल्क के वजीर दाखिला साहब, उन्होंने तो बरमला यानी इकरार जुर्म किया है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत नहीं चल रही और इस तरह चल नहीं सकती। तो हुकूमत किसकी है? तो फिर देखे ना, ये तो अंदर की तो आप तो हिस्सा है ना उसके, यानी आप हिस्सा हैं। आप खुद जब ये बात कह रहे हैं तो भैया आप तो छोड़कर बाहर आ जाए। बल्कि आप तो उस हुकूमत की रीढ़ की हड्डी हैं। बस आगे आपको ज्यादा मालूमात है। नहीं, जमात इस्लामी को ज्यादा मालूमात है। वजीर दाखिला साहब जो हैं उनकी इस हुकूमत में क्या हैसियत है, वो किन सियासी जमातों के दरमियान और किन महकमा ज़राअत के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं, भाई ये सारा कुछ तो आपका किया धरा है और अब से नहीं है, ये कई सालों से और मुसलसल ये हो रहा है। आप जो है वो उन सियासतदानों को जो आपकी चापलूसी करें, जो आपके अहकामात को मानने के लिए तैयार हों, जो आपके इक़दामात की तौसीक करें, उनको आप इक़्तिदार देते हैं। और इसकी मिसालें मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर। जब पार्लिमानी जिम्मेदारान की तनख्वाहों में इजाफे का मामला होता है तो सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, जब सीटों की तकसीम का मामला होता है तो आपस में लड़ पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये तो सारी नूरा कुश्ती है। इसीलिए जमात इस्लामी ये कहती है और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब का ये कहना है कि ये अब निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। और वही बात जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने कह दी है। ठीक तो हमारी बात की तो तौसीक होती है। हम तो ये कहते हैं कि जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, जब तक ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा, जहां पर एक पटवारी से लेके और ईवान सदर और ईवान वजीर आजम तक ये तमाम जो ब्यूरोक्रेसी और तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे बैठे हुए हैं, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक। अच्छा, यहां आपकी बात से ये महसूस हो रहा है कि तौसीक तो चले कर दी उन्होंने, अब उस तौसीक का फायदा क्या है? ये सिर्फ शोशे के तौर पे छोड़ा गया है या इसमें आपको कुछ तब्दीलियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी? क्योंकि उन्होंने मैं इसको लंबी नहीं करना चाहता था बात को, क्योंकि मैं आना चाहता हूं 7 अगस्त के ऊपर। मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे बताएं कि उन्होंने काकरोच भी कह दिया। ये तो काकरोच भी नहीं समझते, ये तो उससे भी गई गुजरी मखलूक समझते हैं आज के नौजवानों को। तो मुझे बताएं, जमात इस्लामी के पास नौजवान क़यादत भी है, इस मामले में बहुत जरखेज है जमात इस्लामी, तरबियत याफ्ता लोग भी हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, अच्छे अच्छे इदारे आप लोग चला रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में आपके पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कि जिनको सिर्फ और सिर्फ कभी कभी ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं ये जो हुकूमत वाले या कई लोग। तो उनका जो मतमा नजर है या जो आपकी जमात का आइन है या जो मंशूर है उसके ऊपर अमल होते हमने नहीं देखा आप हुकूमतों में भी रहे, इसकी वजह क्या है? देखिए, गुजारिश ये है कि
पहले तो मैं वज़ीर दाखिला साहब के बयान के ऊपर तबसरा मुख्तसर करना चाहता हूँ जी जी। कि देखिए, एक तो ये है ना जी कि ज़मीर की खलिश होती है जो ज़ुबान पर आ जाती है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा अहम इस बात को समझता हूँ कि वो जो काकरोच पार्टी का उन्होंने नाम लिया है ना, वो एक खौफ भी मौजूद है। और हम ये कहते हैं कि ये अगर सिस्टम को नहीं बदलेंगे और सिस्टम को बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, तो ये तो हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की मिसाल सिर्फ दे ये रहे हैं ना। बता मैं तो दें कहता हूं कि बांग्लादेश में देखिए ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, ये बता दें कि वो धमकी अपने आप को दे रहे थे या किसी और को दे रहे थे कि काकरोच इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये काबू नहीं आएंगे? वो किसको धमकी दे? ये वो वजीर दाखिला हैं जो फरमाया करते थे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक SHO की मार है, जिसके जो दहशतगर्द SHO की मार है, तो फिर काकरोच क्या अहमियत रखते हैं? ये किसको बता रहे थे? क्या बिलावल भुट्टो को मुखातब किया जा रहा था? क्या नवाज शरीफ को मुखातब किया जा रहा था? क्या किसके लिए ये बात थी? देखिए ना, ये वो अंदर का खौफ है जो निकल कर बाहर आया है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये देखिए, खौफ जो है ना वो तो अपनी जगह पर मौजूद है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। जब इनकलाब आता है और जब तब्दीली आती है तो फिर हसीना माजिद की तरह जहाज भी मैसर नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि भाई ये हुक्मरान, वो वज़ीर दाखिला हों, वज़ीर आज़म हों, ईमान सदर में बैठे हुए साहब हों, इनको मुकाफ़ात अमल नज़र आ रहा है। इनको नज़र आ रहा है कि हम बेवक़्त हो चुके हैं, हमारी आवाम में कोई पजीराई नहीं रह गई। अब ये इस तरह के बयानात देकर अपने लोगों को भी खौफज़दा कर रहे हैं और ख़ुद अंदर का खौफ जो है वो भी निकल कर बाहर आ रहा है। ठीक। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर यह मैसेज है कि इस वक्त लोहा गर्म है और इस गर्म लोहे को अपनी मर्ज़ी के साथ अखलाकियात के दायरे में, कानून के दायरे में, आइन के दायरे में चोट लगाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने मुस्तकबिल के मुताबिक इसको ढाल सकें। ठीक है, यानी ये मत सोचें कि एहतजाज की कॉल किस जमात का लीडर दे रहा है, ये सोचें कि पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तानी कौम की बेहतरी, पाकिस्तान के मुल्क, जो मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर है उसको सेव करना है। नहीं, देखिए, ये भी सोचने की जरूरत होती है कि कॉल किसकी तरफ से है। ठीक। देखिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब का मुस्तकबिल, वो जब फार्म 47 की बात करते हैं तो उन्हीं का ये हक है कि वो फार्म 47 के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने फार्म 47 की सीट को लात मारी है। ठीक। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, जब मैं जीता नहीं हूं तो मैं क्यों ये सीट अवेल करूं? वो खुद कहते हैं कि मैं हारा हुआ था। लेकिन मैं पाकिस्तान के सियासतदानों पर तुफ है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि जी मैं फार्म 47 के मुताबिक पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इसलिए फिर उस पार्टी का सरबराह जिसकी अखलाकियात उसको ये तकाजा करती हों कि तो आपने अवाम की वोटों की मदद से पार्लियामेंट में आना है, उसका यह हक बनता है और कौम का यह हक बनता है कि वो उसकी काल पर लब्बैक कहे। ठीक है। अच्छा, सिर्फ अब ये बताएं कि आपने IPPs के खिलाफ, उनके मुआहदों के खिलाफ एहतजाज किया, रिजल्ट ओरिएंटेड एहतजाज किया, धरना भी दिया। अब आपका 7 अगस्त के हवाले से प्लान क्या है, पहले तो वो बताएं ना। देखिए जी, गुजारिश ये है कि प्लान से पहले मैं उसके इगराज और मकासद बताना चाहता हूँ। जरूर बताएं कि देखिए, पेट्रोल जो है वो इस वक्त जिस रेट पर दस्तयाब है, पहले तो मैं इस पर बात करूंगा कि ये जो हुक्मरान जंग के दौरान भी और जंग से पहले भी ये कहते थे कि हमारे पास 23 रोज का जखीरा मौजूद है। ठीक है। 23 रोज के बाद इनकी कंसाइनमेंट आती है। जिस रेट पर कंसाइनमेंट आती है वो जब खत्म होगा 23 रोज के बाद तो उसके दौरान नया आना शुरू होगा। बिल्कुल। अब फिर ये रोज के रोज कीमतें, वजह क्या है इसकी कोई जवाब जो है वो हुकूमत का कोई जिम्मेदार ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि रोजाना कीमत का तयन क्यों करते हैं। और फिर अवाम जो है वो मजाक बनाने में हक बजानिब है। वो ये कहते हैं कि दिन में 5 दफा आप बदलें, हर नमाज के बाद। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि आपने आज पेट्रोल बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्ट ने किराया बढ़ा दिया, अब आप तो शायद 2-4 दिन बाद रिवर्स हो जाएं, ट्रांसपोर्ट किराया वहीं के वहीं वो नहीं वापस होगा। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो वो भी रिवर्स नहीं होती। वो वापस इसलिए नहीं आती कि आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है। आपकी जो जिसको कहते हैं ना गवर्नेंस, वो नहीं, इनके पास कोई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। अच्छा सर, आप इनको क्यों नहीं ये प्रपोजल देते कि अगर फर्ज करें आप पेट्रोल महंगा करते हैं और नरखों में इजाफा होता है और टिकट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इजाफा होता है, ट्रांसपोर्ट में किरायों में,
तो ये फिर सब्सिडी उनको दें ना, ताकि रिवर्स, जब पेट्रोल सस्ता हो वो रिवर्स कर लें अपनी। तो ये इस तरह का क्यों नहीं करते ये? अच्छा जी, मैं इसमें गुजारिश ये करता हूं, देखें पहली बात तो ये है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, पेट्रोल पर हम ले लेते हैं, इसकी जो बुनियादी लागत है इस वक्त आज के दिन यानी कल के रोज जो गुजर गया है 209 रुपए 76 पैसे बनती है। ठीक है, 209 रुपए 76 पैसे। ठीक है। अब इसमें इन्होंने किया यह है कि इसके ऊपर इन्होंने 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी जो है वो नाफज की हुई है। उसके बाद फिर 5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है। फिर उसके बाद 17 रुपए 28 पैसे कस्टम ड्यूटी है। भैया मैं तो इंपोर्ट नहीं कर रहा, हम क्यों कस्टम ड्यूटी दे? जो इंपोर्ट कर रहा है वो दे। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि 7 रुपए 16 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन, एक फंड बनाया है इन्होंने, वो जनाब 7 रुपए 16 पैसे। फिर उसके बाद 7 रुपए 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन है। उसके बाद फिर 8 रुपए 64 पैसे डीलर्स का मार्जिन है। अच्छा, ये सब कुछ बनाने के बाद अब ये 336-37 रुपए पर आ गए हैं। हम सिर्फ ये गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई ये जो देखिए लेवी जो है ये किन मकसद के लिए टैक्स जो है वो लागू किया जा सकता है? ये इस मकसद के लिए किया जा सकता है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए यहां पर आप रिफाइनरीज को इस्टेब्लिश करें। ठीक। और आप तैयार पेट्रोलियम लेने की बजाय रॉ मटेरियल वहां से लें और अपनी रिफाइनरीज में उसको इंप्रूव करें, उसके स्टैंडर्ड को इंप्रूव करें और फिर मार्केट में फरोख्त करें। जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो सस्ता मिलेगा, आपको डॉलर कम खर्च होंगे। और लेकिन ये हजारों अरब रुपए की लेवी वसूल कर चुके हैं अब तक, लेकिन कोई ऑयल रिफाइनरी जो है इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं की, कोई तैयार नहीं की। इसका मतलब यह है कि ये भत्ता है और ये वो टैक्स है जो हुकूमत अपने अल्लल्ले तल्लुलों के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह ये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है। हमें बताएं ना कि क्लाइमेट सपोर्ट के लिए पिछले साल इसी मौसम में केपीके में क्लाउड बस्ट हुआ और बेशुमार वाकयात हुए, उसके उनके तदारक के लिए आपने क्या इकदाम किए? ये भी सैकड़ों अरब रुपए आपने इकट्ठे किए हुए, इस पर कहां खर्च किए? इसका मतलब यह है कि आप मुख्तलिफ टैक्सेस के जरिए से भत्ते को मुख्तलिफ नाम आपने दिए हुए हैं और अवाम की जेबों से वसूल कर रहे हैं। अब मैं ये कहता हूं कि देखिए, एक आम बाइकिया जो बाइक चलाता है उससे रोजगार कमाता है और उसके रोजगार पर कोई टैक्स आयद नहीं होता। एक तालिब इल्म जो मोटरसाइकिल चलाता है उसको वो टैक्स दहिंदा नहीं है, चूंकि वो कमाई नहीं कर रहा वो। अब मुझे ये बताइए कि ये गरीब लोग, ये मिस्कीन लोग जो बेचारे मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, या इवन के वो गरीब आदमी भी जो अपनी मोटरसाइकिल के जरिए से रोजगार कमा रहा है और वो 1 लीटर पेट्रोल पर 125 रुपए 95 पैसे क्यों टैक्सेस अदा करे? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई हुकूमती जिम्मेदार इसका रीजन बताने के लिए तैयार नहीं है। अब हम एक मुनज़्ज़म जमात हैं, हम तहकीक करते हैं, हम मालूमात हासिल करते हैं, हम सिर्फ मुतालबा नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ये पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है। जिस तरह हमने ये बताया था कि आप IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उनको खत्म करें, बिजली की कीमत कम हो जाएगी। इसी तरह हम ये कहते हैं कि आप पेट्रोलियम मसनूआत पर जो नाजायज टैक्सेस हैं उनको खत्म करें। इसकी कीमत जो है वो 225 रुपए आ जाएगी। आप 225 रुपए उसकी कीमत फिक्स करें। और फिर वो जो आपने बात की कि जब एक दफा कीमत बढ़ती है तो तमाम अशिया ज़रूरिया जो उनकी कीमत बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ जाती है। हमारा मुतालबा ये है, हम बैठ कर मुज़ाकरात कर सकते हैं, हम इस पर कायल कर सकते हैं कि आप एक दफा 225 रुपए कीमत मुकर्रर करें और 3 साल के लिए फिक्स कर दें। और आप जो इसमें इजाफा होता है इंटरनेशनल मार्केट में तो आप उसमें सब्सिडी दें, और अगर उसमें कमी होती है तो आप वो सब्सिडी के लिए इस्तेमाल करें मुस्तकबिल में, जब कीमत कमी होती है तो वो इस्तेमाल करें। अब उस सूरत में ये होगा, यानी एक माकूल जो है वो कीमत जो है वो लें और माकूल दलील के साथ बात करें। अच्छा, फिर दूसरा ये कि देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि आप 3 साल के लिए कीमत फिक्स कर दें। अब जब आप 3 साल के लिए कीमत फिक्स करेंगे ना तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्टेबल होगी, आपका बिजनेस स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसलिए ये कोई ऐसा इकदाम जो है वो ये हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है जिससे कौम की कोई बेहतरी हो, जिसमें तसलसल हो, एतमाद हो, कॉन्फिडेंस। ये गैर मुतजलजल सी बातें हमेशा
कि पता नहीं रात को क्या हो जाएगा, सुबह क्या हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आता हूं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये तो अगराज़ व मकासद आपने बता दिए, अब आप आगे का जो आपका लाया अमल है यानी 2 तारीख से, वो क्या है? और 7 तारीख तक लाहौर की कौन कौन सी शाहराहें हमें जो हैं वो बंद नजर आएंगी? तो क्या ये हुकूमत के साथ कोई तयशुदा मामला है, इदारों के साथ कोई तयशुदा मामला है, या पुलिस के डंडे पड़ेंगे, कारकुन मार खाएंगे या कुर्बानी देंगे? ये ब्रेक के बाद ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब से पूछें। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, अमीर जमात इस्लामी लाहौर, हमारे साथ मौजूद। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि ये जो 7 अगस्त का इवेंट होने जा रहा है, उसमें चूंकि ये लाहौर के अमीर हैं, और कौन कौन सी शाहराहें बंद होंगी, क्या ये डिप्टी कमिश्नर के साथ तय हो चुका है, यानी लाहौर की इंतजामिया के साथ, या फिर वही एक एहतजाज का एक रवायती हमारे यहाँ कि पुलिस पीछे पीछे, कारकुन आगे आगे? जी अंसारी साहब। देखिए, इसमें 7 अगस्त के लिए हमने एहतजाज का ऐलान किया है, और हम गुज़िश्ता 25 जुलाई से हमने अपनी मुहिम शुरू की है। हम सैकड़ों की तादाद में कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे 7 अगस्त से पहले, गलियों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में, चाय खानों में, बस स्टॉप्स पर। और ये कार्रवाइयाँ जो हैं, और ये इस तरह की मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई है। ताजरों से मुलाकातें हमने शुरू कर दी हैं, सनतकारों से हम मिल रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता कर रहे हैं, तालिब इल्मों से रब्ता किया है हमने, और मज़दूरों से हमने बात की है, किसानों से भी बात की है कि जो अपने बेचारे हल चला रहे हैं और अपने अपनी ज़मीनों पर काम कर रहे हैं। फूड पांडा की जो मोटरसाइकिल चलाते हैं बेचारे, जो उसके ज़रिए से अपनी रोज़ी कमाते हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, बाइक किए हैं, ये सारे जो सेगमेंट के लोग हैं, जिसमें ताजिर भी, इंजीनियर्स भी, डॉक्टर्स भी, स्टूडेंट्स भी, तालिब इल्म भी शामिल हैं, इन सब दोस्तों को हम गुजारिश कर रहे हैं और हम उनके पास जा रहे हैं। और हम बजाय इसके कि ये एहतजाज सिर्फ जमात इस्लामी का एहतजाज हो, हम आवाम को दावत दे रहे हैं कि ये उनके मसले के लिए है। जब हम बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए निकले थे तो उस वक्त भी हम उनके साथ थे, और उस वक्त भी हमने कुर्बानी दी थी। हम इस्लामाबाद पहुंचे थे और वहां पर जाकर हमने धरना दिया था। अब भी हम मुजाहरे के लिए तैयार हैं। लाहौर की सड़कें इंशाल्लाह बंद होंगी। आपने पूछा कि डिप्टी कमिश्नर साहब को आपने दरख्वास्त दी है। हम अपना ये एहतजाज और मुजाहरा करना, हम समझते हैं कि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। हम कोई जलसा करने नहीं जा रहे, हम जमात इस्लामी को प्रमोट करने नहीं जा रहे, जलसा करने नहीं जा रहे कि उसकी इजाजत लेनी उसकी जी हाँ बिल्कुल। हम तो एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज जो है वो छुप छुपा कर नहीं कर रहे, ओपन कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। लोगों को इतलात हैं कि ये हम करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमें इस बात की उम्मीद है कि पूरी ये जो जितने तबकात हैं इस मुल्क में, और जो महरूम तबकात हैं, वो इंशाअल्लाह इस काल पर साथ देंगे। और आप देखेंगे कि 7 अगस्त को लाहौर ही में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद होंगी। ठीक है। अच्छा, हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से कोई आपके साथ राब्ता किया गया हो? क्योंकि सिक्योरिटी तो हर हाल में चाहिए होती है ना, जो एहतजाज करने वाले हों, पुरअमन हो, या तो उसके लिए भी कोई बंदोबस्त जो है वो इंतजामिया आपके साथ कोई इन टच है? देखिए, हम तो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हम एहतजाज करने जा रहे हैं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम एम्बुलेंसेस को रास्ता दें। ठीक है। हम किसी ऐसे रुकावट ना पैदा करें जिससे कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लम हो, कोई अमन व अमान का खतरा हम पैदा करने नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक। अब इंतजामात करने और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। यस, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे और जबरदस्त रिकॉर्ड करवाएंगे। अब दूसरी ये है कि सिक्योरिटी फराम करना। ये सिक्योरिटी फराम करने के लिए जो इदारे कायम हैं, BCO इदारे हैं जो ये काम करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो सिक्योरिटी फराम करें। ठीक ठीक। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये भी बताएं कि हम पेट्रोल के बारे में, अब ये आप उसके बारे में, तो आप थोड़ा इसमें ये भी कोई एलिमेंट शामिल करना चाहते हैं? क्योंकि मैं तो देखता हूं कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं ये देखता हूं कि जी बिजली का बिल देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है,
और मैं ये देख रहा हूं कि रोजगार नहीं है, हर शख्स जो है वो बेचैन है, बच्चों के फीसों के पैसे नहीं है, इलाज से लोग कासर हैं। तो ये अंसारी साहब कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है जो जमात इस्लामी अपने एहतजाज के तौर पे आगे बढ़ना चाह रही है। इसमें मैंने इसीलिए ये कहा था कि ये मत देखें कि कोई देखे कि जी ये कौन सा लीडर एहतजाज की कॉल दे रहा है, अपने मसाइल को सामने रखते हुए कौम और मुल्क की खातिर ये हमें, शायद मेरा ख्याल है कि इसको प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड जरूर करवाना चाहिए। तो ये तो अजाइम बता दिए जनाबे ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने, अब तवक्कुआत बताएं सर, आपकी तवक्कुआत क्या है? देखिए, मैं गुजारिश ये करता हूं कि ये जो हमने मूवमेंट पिछले साल शुरू की थी और ये अब पेट्रोलियम मसनूआत पर ये दूसरा फेज शुरू है। ये जो वज़ीर दाखिला की तरफ से खौफजदगी का मुजाहरा उन्होंने किया है और अपने खौफ का इजहार किया है, किसको दिलाया? और वो अपने आप को भी देखें, जब डर होता है ना जी, वो तो डर इस बात का नहीं होता कि जी आपके ऊपर छत गिर जाएगी। छत जो है वो जब गिरेगी तो वो आपको भी ले डूबेगी और मुझे भी ले डूबेगी, जो उसके नीचे। तो बस होता ये है, देखिए ये इंसान की फितरत है ना, होता ये है कि मैं आपको खतरे से आगाह कर रहा होता हूं और अपने लेकिन अपने आप को जब मैं आगाह कर, मेरी गुजारिश, यहाँ मौलवी क्या करता है हमारा, वो दूसरे को तो गुनाहों की सजा से, जहन्नम से डराता है, लेकिन खुद नहीं डरता। ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है? बस देखें ये असल में ना, मुझे तो कुछ इस तरह का मैं गुजारिश करता हूं, देखिए ये असल में जो खौफ जो है ना जी, ये जिन लोगों का ज़मीर मुतमईन नहीं होता, उनका ज़मीर जो है वो कचोके तो मारता रहता है ना, और वो फिर उसका इजहार ये बात कहकर नहीं कहा जाता। जब मैं आपसे अपने खौफ का इजहार करूंगा तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा ज़मीर ये कह रहा है, मैं खौफ का इजहार करता हूं बस कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अंदर से एक खौफ है जो सामने आ रहा है। तो जमात इस्लामी इस खौफ को कुछ कैश करवाने जा रही है? नहीं, देखें, मैं गुजारिश कर दूं कि ये इस तरह के बयानात, अभी आप देखें ना कि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं कश्मीर के इलेक्शन में एक दूसरे के ऊपर फार्म 47 का इल्जाम लगा रही हैं। वो कहते हैं कि तुम फार्म 47 की पैदावार, और वो कह रहे कि नहीं तुम फार्म 47 की पैदावार। और हमें तो ये महसूस होता है कि ये इसी मामले में सच बोल रहे हैं, वरना तो ये जिस तरह के बयानात देते हैं और जिस तरह के सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। अब मुझे पता है ना जी, पंजाब हुकूमत ने वहां पर जाकर जो बसेस जो हैं वो फराहम की हैं। आपके लाहौर में क्या हाल है? पूरे लाहौर में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। दुरुस्त है। वासा इतना बड़ा महकमा है, वो किसी को पीने का साफ पानी नहीं दे रहा। लोग मजबूर हैं, गरीब लोग भी मजबूर हैं, या तो रेतीला पानी इस्तेमाल करें या बदबूदार पानी इस्तेमाल करें या फिर खरीद कर पिए। अब खरीद कर पानी पीने की तो इस्तिताअत नहीं है। ठीक। अब इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, या तो ये कि रिक्शों के किराए जो हैं वो बेइंतहा बढ़ गए, वैगनें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। दो बड़े ट्रांसपोर्ट के इदारे ग्रीन लाइन और मेट्रो बस बनाकर हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट के मसले हल कर दिए, लेकिन ये इस तरह तो मसले हल नहीं होते। इसलिए गरीब आदमी तो मुसलसल पीस रहा है। अभी मैं पिछले दिनों का वाकया आपको बताता हूं। काना में मियां शहबाज शरीफ जिस सीट से कामयाब हुए हैं, वहां पर जो है वो छत गिरने से बच्चे जो है वो हलाक हो गए। और लेकिन मैं ये भी आपको बताता चलूं कि 14 बच्चों की हलाकतों में 6 बच्चे हैं जो छत गिरने से हुए, और बाकी बच्चे जो हैं वो हैं 8 बच्चे जो सड़क ना होने की वजह से अस्पताल ही नहीं पहुंच सके, वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच ना होने की वजह, ना होने। तो ये महरूमी पंजाब में है ना, और ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में महरूमी है, सिंध में महरूमी। भाई आप लाहौर में कौन सी दूध और शहद की नहरें बांधी हैं आपने? ठीक है, यहां पर भी तो यही हाल है। यहां पर भी तो गरीब आदमी पिस रहा है, यहां पर भी तो गरीब आदमी बेरोजगार है, यहां पर भी गरीब आदमी को पीने का पानी नहीं मिल रहा, यहां पर गरीब आदमी को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। यहां पर 4 सड़कें आप बनाकर कहते हैं कि ये लाहौर बहुत खूबसूरत है। आप उन गरीबों से पूछें जो बेचारे सड़कों के ऊपर एम्बुलेंस नहीं चला सकते। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, तो मसाइल तो आपने अनगिनत जो है मैंने और आपने गिनवाए हैं। तो ऐसे भी तो लोग मौजूद हैं ना जिनके पास ना तो वो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पेट्रोल की जरूरत है। वो लोग आपके साथ एहतजाज में क्यों आएंगे? जरा उनको भी जरा शामिल करें। देखिए, मैं अर्ज करता हूं, मैंने तो पहले अर्ज किया था कि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो रोटी भी
जो 25 रुपए की मिल रही है वो नान भाई कहता है कि जी अब मैं 30 रुपए की बेचूंगा, बिल्कुल ठीक, इसलिए कि मुझे आटा नहीं मिल रहा। और जो 11 की थी वो 17 की हो गई। जो आटा माफिया है वो कहता है जी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया इसलिए मुझे तो बारे में नहीं है। सब्जियां जो हैं वो देहातों से और छोटे इलाकों से लाहौर की तरफ आती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आती है ना, तो वो भी महंगी हो रही। इसलिए पेट्रोल एक ऐसी आइटम है जिसकी कीमत में जब इजाफा होता है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप बैनुल अक़वामी मार्केट से अगर आपकी लागत में इजाफा हो जाएगा तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो गरीब आदमी तो छोड़े, आप वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो खाते पीते लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनका कंसाइनमेंट ही मुकम्मल नहीं कर पाते इस पेट्रोल की कीमत। अच्छा, मैं लफ्ज़ तवक्कुआत आपके बार बार इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जमात इस्लामी लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको अनाउंस करके एहतजाज के लिए बढ़ती है। जमात इस्लामी पेट्रोल के लिए बाहर निकल रही है, बिजली के लिए, सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन मुझे बताएं कि लोग उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? आपका वोटर जो है वो क्यों नहीं बन पा रहा? आपको आपकी तहरीक उस तरह से नजर क्यों नहीं आती? इसकी वजह क्या है? क्या कोई क़यादत में कमजोरी है? क्या आपका जो राब्ता है, राब्ता मुहिम है, कहीं उसमें कोई कमजोरी है? क्या कमजोरी कहां है? देखिए, गुजारिश ये है कि राब्ता इलेक्शन के अलावा भी जितना जमात इस्लामी का आवाम के साथ है, किसी सियासी पार्टी का यही तो सर मैं पूछ रहा हूं। अच्छा देखिए ना, अब ये आप खुद भी ये समझते हैं कि जमात इस्लामी की क़यादत साफ सुथरी क़यादत है, ये बात ठीक है, दुरुस्त है। आप ये भी समझते हैं कि जमात इस्लामी के लोग ईमानदार लोग हैं। अब मैं फिर ये सवाल करता हूं कि आप और आपका घराना और आपके दोस्त अहबाब जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं देते? तो इसका जो जवाब आप देंगे वही मेरा जवाब है। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पर देखिए, इस कौम को इतना ज्यादा पीसा गया है, इतना ज्यादा इसका इस्तेसाल किया गया है कि लोग जो हैं वो इज्तिमाई जो मुफाद है उससे दस्तबरदार हो गए और वो ये समझते हैं कि जाती मुफाद को तरजीह दे रहे हैं। या बिल्कुल, जो आम आदमी है ना जी, वो बेचारा तो सुबह मजदूरी करने जाता है, जो मुलाजमतें करते हैं वो एक मुलाजमत से फारग होते हैं तो दूसरी मुलाजमत शुरू कर देते हैं, तो या अपने बच्चों को तो रोजी खिलानी है। या फिर ये भी तो हो सकता है ना, जमात इस्लामी उस तरह से अपना एतमाद जो है लोगों को शो नहीं करा सकी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं पोलिंग स्टेशन पर मौजूद था, मेरा अपना जमात का कैंप लगा हुआ था, मुस्लिम लीग नून का भी कैंप था, पीटीआई का भी कैंप लगा हुआ था। तो एक फर्द जो है वो वहां पर आया और जो कैंप के इंचार्ज थे उनसे कहने लगा कि ये मोबाइल आप अपने पास रख लें, तो मैं वोट डाल के आ रहा हूं। ठीक है। तो उसने कहा भाई, वोट तो आपने बैज लगा हुआ है पीटीआई का या मुस्लिम लीग नून का, तो आप उनके कैंप में जमा करवाएं। कहता नहीं, उन पर इत्मीनान नहीं, आप पर इत्मीनान है, आप मुझे वापस दे देंगे, उन पर इत्मीनान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब ये है लोगों की सोच। लोगों को जब ये अंदाजा हो जाएगा कि ये वोट की जितनी अहमियत है, एक नोट की इतनी अहमियत नहीं है। वोट की तो आपके मुस्तकबिल का तयन करता है। आप 5 साल जिस शिकंजे में फंसने जा रहे हैं उसका तयन करेगा वोट। और जो चंद पैसे हैं और चंद रुपए हैं, हम ये समझते हैं कि इनकी अहमियत ज्यादा है, वोट की अहमियत, हम हल्ला गुल्ला शोर शराबा। अच्छा, जमात ये नहीं है कि जमात को मुंतखब नहीं किया या लोगों ने वोट नहीं दिए। एक जमाने में हमने लाहौर की बहुत सारी सीटों के ऊपर जमात इस्लामी को जीते देखा, कराची में हमने मेयरशिप देखी, लोगों ने वोट तो आपको एक जमाने में दिया, उस वोट बैंक को कायम क्यों नहीं रखा जा सका? चले मैं इस तरह से रिफ्रेश कर लेता हूं। अच्छा, मैं इस सवाल को इस सवाल के साथ जोड़ता हूं। जी जी प्लीज। कि मुझे ये बताइए कि ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए ये वोट लेकर आए कोई? नहीं, मैं तो ये हमारे वोट देखिए, ये हमेशा ये कराची में हम जीते ना जी, मजमूई तौर पर हमने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन मेयर नहीं बनने दिया गया। और इसी तरह लाहौर में भी मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ साहब के 70,000 वोटों का इजाफा कर दिया गया और जमात इस्लामी के वोटों को डिक्रीज कर दिया गया, ताकि ये कि किसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब जीत जाए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन को जाकर दिखाया कि भाई ये हमारे वोट भी हैं, ये हमारे पास रिजल्ट है, ये कहां चले गए, तो उन्होंने सादा सा जवाब दे दिया कि ये वोट आपको मिल भी जाए तो आप जीत तो नहीं सकते ना। तो मैं गुजारिश ये है कि ये जब तक हमारे जो इदारे हैं ये जब तक इलेक्शन को कंट्रोल करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक लोगों को एतमाद नहीं देंगे, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अवाम का एतमाद इलेक्शन से खत्म हो चुका हुआ है। लोग ये समझते हैं कि हम जिसको मर्जी वोट दे दें, मुंतखब जो है वो उन्होंने ही होना है जो पसंदीदा लोग हैं। तो इसलिए हाँ, इस वक्त अवाम को न सिर्फ ये कि उनको एजुकेट करने की जरूरत है,
उनको ये एतमाद देने की भी जरूरत है कि जिसको आपने वोट देना है वही मुंतखब होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं ये एतमाद किस तरह बहाल हो सकता है, क्योंकि जमात इस्लामी तो अब एहतजाज के लिए 7 तारीख को बुला रही है, तो जाहिर है आपके पास वक्त भी है, आज बड़े दिन पड़े हुए हैं, तो कायल करना भी तो जरूरी है ना, लोग घरों से निकलें, जरूरी नहीं कि सिर्फ एहतजाज की कामयाबी के लिए, जरूरी यह है कि लोगों के मसाइल के हल के लिए। तो मुझे बताएं कि कायल आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि आपने कहा जी हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू की हुई है, हम नौजवानों से, राइडर्स से, अपना जनाब डिलीवरी बॉय से, हर तबका हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से, तो ये एतमाद उनका बहाल होगा तो लोगों के बच्चे निकल के आएंगे। अगर लोगों के बच्चे निकल के आएंगे तो आप रिजल्ट ले सकेंगे, उसके बगैर तो आप फिर दीवारों से टकरे। देखिए आज का जो अपना ये जेन जी है ना जी, ये तो दलील की बात सुनती है, इसीलिए हम तो ये मुतालबा नहीं कर रहे हम कि पेट्रोल की कीमतें कम करें। हम जब पेट्रोल की कीमतें कम करने की बात करते हैं तो हम दलील भी दे रहे हैं किस तरह कम हो सकती हैं, ठीक, वो कौन सा तरीकाकार हो सकता है। मैंने आपको अभी अदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं, ये अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि हुकूमत जो है उनसे भत्ता वसूल कर रही है, ये लेवी के नाम पर, ये क्लाइमेट लेवी के नाम पर, ये कस्टम ड्यूटी के नाम पर। भैया हम क्यों दें, हम पेट्रोल की कीमत देने के लिए तैयार हैं, हम टैक्स भी जो टैक्स मुनासिब बनता है वो भी कौम देने के लिए तैयार है वो वसूल करें। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि मुख्तलिफ, आप देखें ना बिजली के बिल जो है 14 किस्म के टैक्स उसके ऊपर आए थे, क्या जवाब है इसका। तो इसलिए ये अब लोग समझ रहे हैं, अब वो दिन नहीं है कि आप नारे लगाकर हाउ हू करके लोगों को अपने पीछे लगा लें। आप अपने जेनजी पे इतना इतमाद कर रहे हैं, माजरत के साथ मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं, जरा थोड़ा इसका मैं समझता हूं कि आज के जेनजी को इस बारे में सोचना है। मैं देखें, आप इंडिया से अगर कंपेयर करें अपने जेनजी को, मैं नहीं करता, ठीक है, इसलिए कि मैं तो सोशल मीडिया पे सारा दिन मैं एज ए जर्नलिस्ट ये बात कर रहा हूं और बड़े मतलब जिम्मेदाराना अंदाज से कर रहा हूं। इनको रजब भट्ट से फुर्सत नहीं, इनको डॉक्टर नबिया खान से फुर्सत नहीं, इनको इररेलेवेंट मौजूआत चाहिए, इनको बस उनके ऊपर फोकस करके उन्हीं को व्यूज मिल रहे हैं, उन्हीं को ये अपना उन्हीं के ये मतलब मेंटोर उनको समझते हैं, उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। तो फिर ये कैसे कौम का दर्द समझेंगे, किस तरह से इधर आएंगे, आप किस तरह से राग़िब करेंगे, मुझे तो ये अफसोस है। देखिए गुजारिश ये है कि ये कोई आसान काम नहीं है जो जमात इस्लामी ने अपने जिम्मे लिया है, और वो हमारे अमीर मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब बहुत खूबसूरत बात कहते थे कि लोगों को नमाज के लिए कायल करना आसान है, वोट के लिए कायल करना मुश्किल है। तो लोगों को तो दलील के साथ ही, हम दलाइल के साथ जब बात करते हैं तो आप यकीन जाने यंग जनरेशन इसको तस्लीम करती है। अभी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन नहीं होते ना तालीमी इदारों में, इन्होंने बंद कर दिए, इसलिए बंद कर दिए हैं कि तमाम तालीमी इदारों में इस्लामी जमीयत तलबा ने कामयाबी हासिल की थी, इसीलिए ज़ियाउल हक साहब को ये वहीं से तरबियती मामला शुरू होता था, पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है। और ये हुक्मरान तबका हमारा इसलिए स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाब नहीं कराना चाहता कि ये लीडरशिप जो है वो अपने खानदान में मुंतकिल करना चाहता है, जेन्युइन लीडरशिप तो ये आने नहीं देना चाहते। इसलिए अब नौजवान को ये पता चल गया है कि ये हमारे आगे बढ़ने और हमारे क़यादत में आने और हमें लीड करने की जो पोजीशन है वो इसलिए नहीं मिल रही कि खानदानी पार्टियां जो हैं वो रास्ता नहीं दे रही, और सोशल मीडिया भी नॉन इश्यूज को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि देखिए अब वक्त बदल गया है, अब ये जो 2026 जा रहा है ना जी, ये इसका तकाबिल आप 1999 से नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बहुत, अब लोग जो हैं वो सोच समझकर फैसला करते हैं, पढ़ लिख कर फैसला करते हैं, दलील से मानते हैं। नहीं, ये अगर आपकी बात दुरुस्त हो जाए तो फिर तो उम्मीद नहीं टूटी ना जी, इंशाल्लाह होगी जी। हम तो मायूस नहीं है, हम उस वक्त भी मायूस नहीं थे, हम उससे पहले 1961 में भी मायूस नहीं थे, 1965 में फातिमा जिन्ना का साथ दिया था जमात इस्लामी ने, उस वक्त भी मायूस नहीं थी। उसके बाद भी मुसलसल हम अपने काम कर रहे हैं, हम मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा इस कौम को कोई और रास्ता अब रह नहीं गया, सारी सियासी पार्टियों को आजमा लिया गया है, अब जमात इस्लामी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हल सिर्फ अब जमात इस्लामी है। आज की मायूसी है ये है कि रोड साइड एक्सीडेंट होता है, आपको 10 लोग वीडियो बनाने वाले तो नजर आएंगे, हॉस्पिटल ले जाने वाला एक भी नजर नहीं आएगा। इसकी देखें बुनियादी वजह तो यह है कि आप एक तो आपने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, आप तालीम दे ही नहीं रहे, आप तो अपने तालीमी इदारों को फरोख्त कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। दूसरा ये कि तालीमी इदारों में आप दे क्या रहे हैं, एजुकेशन क्या दे रहे हैं। आपने
साहबा कराम के किरदार को निकाल दिया अपने निसाब में से, आपने पाकिस्तान के मशाहिर के किरदार को निकाल दिया, आपने पाकिस्तान के मुजाहिदीन के किरदार को निकाल दिया, आपने हीरोज बदल दिए। तो फिर आप जैसे हीरोज पेश कर रहे हैं, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, नौजवान नस्ल जो है वो उनके पीछे, लेकिन नौजवान नस्ल अब सोचने और समझने की सलाहियत रखती है। अब ऐसा नहीं है कि वो आपके पीछे उंगली पकड़कर और पीछे पल्लू पकड़कर चलना शुरू हो जाएगी। वो अकल रखती है, सोच रखती है, शऊर रखती है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें ये तवक्को है और उम्मीद रखते हैं, हम कतई इस नौजवान नस्ल से मायूस नहीं है। ये नौजवान नस्ल अपने असल की तरफ आएगी और जरूर आएगी। इर्द गिर्द के जो दुनियावी हालात हैं, जो इन्वायरमेंट है पूरी दुनिया का, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जेनजी जो है वो आगे बढ़ेगी और वही क़यादत करेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन महदूद होता है, लेकिन अवाम के दिलों में और जहनों में जितने सवालात थे मैंने ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब के साथ किए, कुछ तल्ख सवालात भी किए। उन्होंने बड़े खुशू व खुजू के साथ अपनी तहरीक का ऐलान भी किया, 7 अगस्त के हवाले से बात भी की, पुरअमन रास्ते जो हैं वो पुरअमन एहतजाज की बात उन्होंने की है। और यकीनन मैं समझता हूं कि जिस मुल्क में अपने हक के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद करने का रिवाज ख़त्म हो जाए तो वहाँ फिर अवाम का जीना दुबर हो जाता है। ये एक उम्मीद है, उम्मीद की किरण है कि 7 अगस्त का जो एहतजाज है वो शायद रंग ले आए और कौम जो है उसको एक राह मुतय्यन हो जाए, खा हुकूमत यही रहे, खा जनाब जमात इस्लामी का एहतजाज कामयाब हो, लेकिन मफाद आमा को जो है वो ठेस ना पहुंचे। इस दुआ के साथ कि आपका और मेरा और इस मुल्क में बसने वालों का खुदा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।